तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की समझने वाले हैं रीडिंग कॉम्पिटिशन के बारे में कि हम समझेंगे रीडिंग कॉम्पिटिशन हम करते क्यों हैं और इसे हम कितने कम समय में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वही समझेंगे रीडिंग कॉम्पिटिशन का मतलब होता क्या है और ये किन किन पे बेस्ड होता है, ये सब समझने वाला है इस वीडियो में। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी आपकी, 20 मिनट्स की वीडियो होगी, इससे ज़्यादा बस 1-2 मिनट आगे जा सकती है वीडियो। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। गाइस, हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है। तो कॉम्पिटिशन ना दो टाइप से मुझे दिखेंगे, या ऑब्जेक्टिव देखो, या ऑब्जेक्टिव होगा या वो सब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, सारे आंसर आपको होता है इनवर्स वन वर्ड में समझाना होता है, वन वर्ड। यानी कोई आपको मान लो आपको कोई ऑप्शन तो करने की 4 ऑप्शन देते हैं, जैसे कि मिनिमम में तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऑप्शन देता है और उसमें से एक को चूज़ करना पड़ता है जो हमें करेक्ट होता है। और सब्जेक्टिव में क्या होता है, सारे क्वेश्चन जो होते हैं इन वर्ड्स में पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर में क्या होता है ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होते हैं, हालांकि सब्जेक्टिव भी आते हैं लेकिन 1-2 ही आते होंगे। तो कॉम्पिटिशन 2 तरीके से, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। लेकिन जो अभी हम ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिशन में सारे आपको क्वेश्चन जो होते हैं एक भी सब्जेक्टिव दिखेगा नहीं, आपको सारे ऑब्जेक्टिव दिखेंगे, सारे MCQs ऐसे MCQs दिखेंगे। अब देखो सबसे पहले समझेंगे ये समझेंगे कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है। क्योंकि किसी कंप्लीट द पैराग्राफ, यानी कि अंडरस्टैंड द पैराग्राफ, अंडरस्टैंड द पैराग्राफ, अंडरस्टैंड द पैराग्राफ, give the answer। give the answer तो इसकी डायरेक्शन बन जाती है, यानी किसी की जो आपको कॉम्पिटिशन में लगे होता है इसमें पैसेज होता है, ऐसे मान लो अनरीड पैसेज होता है, जो आपको कहता है कोई चैप्टर से नहीं होता, वैसा वो एक मान लो अननोन पैसेज होता है। वही होता है, पहले हम यही समझ रहे हैं ना कि अनुभव को सब जानते ही नहीं, लेकिन उन्हें खुद पढ़ के खुद आंसर देना पड़ता है। ऐसे आपकी बुक्स होती हैं, तो जब भी आपकी क्लासेस की बुक्स होती हैं 7, 8, 9 की बुक्स होती हैं, सारी का उसमें कॉम्पिटिशन होता ही है। आपको चैप्टर दिया जाएगा, 3-7 पन्नों का चैप्टर दिया जाएगा, फिर क्या करने का 3-4 जिसका चैप्टर होगा, फिर उसको बाद उसका तो क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि कॉम्पिटिशन ही कहलाते हैं। क्या कर रहा हूँ, जैसे कॉम्पिटिशन पेपर में आता है उस तरह से कि बुक में भी कॉम्पिटिशन होता है, अब उससे भी कहते हैं अब लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हो कॉम्पिटिशन होता क्या है। वैसे ये मतलब अननोन पैसेज होता है, कि एक जैसे हम जानते नहीं, जैसे हम पढ़ा नहीं होते केमिस्ट्री स्टोर में, सर किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया हुआ उसका, वो कॉम्पिटिशन होता है। अब जो कॉम्पिटिशन को कैसे आप सीख सकते ज़्यादा जल्दी, जो कॉम्पिटिशन होता है जो होता है तो आपको 3 आवर्स तो मिलते हैं करने। और यहाँ पे इंग्लिश पेपर में क्या होता है, वो ग्रामर आती है, आपकी कुछ लिटरेचर आता है ना, और साथ साथ आपको मैं सिर्फ स्कूल एग्ज़ाम्स की बात करता हूँ, तो मैं उसमें क्या था आपको पहले तो 2 के कम क्या होते हैं, 2 कहते हैं आपके यही आता कॉम्पिटिशन आता है, जो कि अगर 10 नंबर के होते हैं कॉम्पिटिशन होता है। और कुछ ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, इसमें से कुछ ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, वो सिर्फ 1 इंटीग्रल पार्ट होता है इसमें, ऐसे ग्रामर की है वो भी, ये भी 10 + 10 2 होते हैं, सिर्फ 10 होते हैं, है ना। और कुछ हमारे जो चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर पूछ जाते हैं, ठीक है, वो तो बात की बात है। लेकिन नहीं कॉम्पिटिशन पढ़ रही है तो समझ लो कि मैंने अपनी का समझा कि अंडरस्टैंड द पैराग्राफ एंड ये कंप्लीट द पैराग्राफ एंड गिव द आंसर, ये होता है। और जो ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिशन होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश जब होगा, इनसे जितने भी इंग्लिश टेस्ट होते हैं, मैं सिर्फ अगर कॉम्पिटिटिव में बात करें तो आपको उस लिटरेचर तो आता नहीं, ठीक है। जैसे बोलूँ मैं लेटर टू एडिटर हो गया, है ना, तो ये वो कहता है, और भी ज़्यादा ऐसे लेटर्स होते हैं
वो ऐसे फॉर्मल जो फॉर्मल लेटर्स आते हैं ना, लिटरेचर में क्या क्या आता है आपका, देखो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स है ना, लेटर्स। तो फॉर्मल कहते हैं आपका लेटर को डिटेल में आता है, ये सब कहते हैं लिटरेचर वाले। लेकिन बट जब कोई हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो ये सब नहीं आता, उसमें सब कहते हैं ग्रामर प्लस कॉम्पिटिशन आता है। तो वो कहते हैं उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिशन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। और जो कॉम्पिटिशन होता है कम से कम वर्बल एबिलिटी पे, और या कभी किसी एजुकेशन से रिलेटेड होता है वो, है ना। और किसी से वो ग्राफ दे दिया जाता है, उसमें से पूछा जाता है, क्वेश्चन होते हैं, या किसी वोकैबुलरी रिव्यू होता है, ठीक है। इन सब बेस्ट होता है। तो ये होता है कॉम्पिटिशन। वो कॉम्पिटिशन को जल्दी समझना आपको कहते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यानी इसको आप कहते हैं देख देख के आंसर देना, वो तो बस तो छोटी क्लास में होता है कि आपको देख देख के आंसर दिखाओगे। लेकिन जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हो तो उसमें इस तरह से नहीं होता, आपको उसमें ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिशन होता है, तो समझ के यानी जो पैराग्राफ को हमेशा कॉम्परेट करना पड़ता है, यानी अंडरस्टैंड समझना पड़ता है। वो समझने के लिए कहते हैं उसको कई सारे कॉम्पिटिशन लगानी पड़ता है कि उसे सब इसे समझने में जब एग्ज़ाम आए तो उसे एग्ज़ाम में समझ सकें आसान तरीके से। और कहते हैं कॉम्पिटिशन को ज़्यादातर आप कहते हैं और कहते हैं 45 मिनट्स में आप होते हैं एक कॉम्पिटिशन को समझ सकते हैं। यानी होगा तो इतने मिनट लगे आपको 45 मिनट्स में कॉम्पिटिशन कर लेना चाहिए। मेरी एडवाइस यही कहती है ना। ज़्यादा टाइम क्यों 3 घंटे का टाइम होता है उसमें आपको, तो ये करोगे तो ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि आपको जो 10 मिनट होते हैं पेपर में आपको दिए जाते हैं उसमें आपको उसी को समझ लेने का। अगर तो ज़्यादा टाइम लगा रहे हो क्योंकि आपने उस चीज़ को ज़्यादा जाना नहीं, पढ़ा नहीं है, बस थोड़ा बहुत कर लिया है, ऐसा होता है। अब तो वो जो ग्रामर बेस्ड होता है, लैंग्वेज और स्किल्स और आपकी वोकैबुलरी और वर्बल एबिलिटी पे बेस्ड होता है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मैंने बता दिया कॉम्पिटिशन होता है। और जो एक और चीज़ में आ गया वो होता है आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को आपका पढ़ना। जैसे सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है आपके पास, यानी कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे तो उनका एंटोनिम पूछा जाएगा या आपका सिनोनिम पूछा जाएगा, किस तरह के भी आते हैं। ऐसा नहीं है, स्कूल एग्जाम में भी आते हैं, यानी कि जो 9th या 10th में देखते हैं या 11th में भी देखते हैं तो क्या तो उसमें सारी आते हैं, जैसे तो 9, 10, 11 इस तरह के क्वेश्चन आपको एंटोनिम सुनाने वाला क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो उसको सीखने भी आपको उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं होती, आप इस ट्रिक को लगाओ तो समझ हो जाए। वो कॉम्पिटिशन में कोई ट्रिक नहीं होती, इसे करने के लिए सब कोई चीज़ के लिए आपको सिर्फ ओनली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्या वो इंग्लिश में ज़रूरी पार्ट होता है, तो मैं इंटीग्रल पार्ट है वही पीस है। और इससे तो उसको मार्क्स लिखेंगे, तो यही होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन। सब्जेक्टिव बदल गया कि सब्जेक्टिव में आता है ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं ना। वैसे मैं सिर्फ स्कूल एग्जाम में बात करूँ तो समझो ना मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं कॉम्पिटिशन। लेकिन कॉम्पिटिटिव में सिर्फ सारे जितने होते हैं और क्वेश्चन कैसे होते हैं ऑब्जेक्टिव में होते हैं, MCQ फॉर्म में होते हैं। उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है ना। तो ये होता कॉम्पिटिशन होता है। अब जो कॉम्पिटिशन में ये सवाल होता है कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो आते हैं ना उनको भी करने के लिए तो उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। जैसे बुक होती है कोई भी, आप कोई बुक भी रेफर कर सकते हो, मैं आपको बताऊँगा तो आप पढ़ सकते, ठीक है। अब इसके बाद थोड़े से इसके आगे कॉन्सेप्ट को ले अब कुछ पॉइंट्स जो हमारे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है ना। देखो पहला पॉइंट ये कहते हैं, तो जो ये कहते हैं कि देखो जो एक कॉम्पिटिशन है कि
फंड ऑफ लैंग्वेज, फंड ऑफ वर्ड्स, यानी कह सकते हैं कि कलेक्शन वर्ड्स का यूनिक पैराग्राफ है कि किसी वर्ड से कलेक्शन से बना फंड वर्ड्स होता है। उसमें क्या होता है आपको, तो उसमें है आपको सेंस ऑफ लैंग्वेज, यानी जो आपको इसको करने के लिए क्या होता है, अगर आपको उसको अच्छे से समझना है कि ये ज़्यादा कम समय में कुछ समझना है आपको क्या कैसे करना होता है, यानी एग्ज़ाम से कम समय में कैसे नहीं पढ़ सकेंगे। तो फंड वर्ड्स हो गए कि कई वर्ड्स का कलेक्शन, ऐसे इजी वर्ड्स पे कौन सा कलेक्शन में कर सकते हैं, है ना, कलेक्शन। और यह सेंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज उसका सेंस मतलब क्या है, मतलब लैंग्वेज का ना वो मत ट्रांसलेशन मत करो, लेकिन जो लिखा गया है वो किस मोटिव से, वो किसके बारे में बता रहा है ना, वो किस पर्पज़ से वहाँ लिखा गया है, बस उसको समझना होता है। या किसी को एजुकेशन रिलेटेड है, एजुकेशन किसी हमारी एजुकेशन पे हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है, कि आपके बिजनेस टाइम सेंस से मान लो किसी बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कि बिजनेस से रिलेटेड कोई कॉम्पिटिशन दे रखा है ना, तो इस तरह से बस इन चीज़ को समझना है कि लैंग्वेज का सेंस समझना है, ट्रांसलेशन नहीं करना, लेकिन जो लिखा गया है वो किसके बारे में लिखा गया है, क्योंकि जब आंसर दोगे तो वो उसी से बेस्ड होंगे, जितने क्वेश्चन होंगे वो उसी बेस्ड होंगे, जब वो किसी बिजनेस पे हो या चाहे किसी मोरल एजुकेशन पे, है ना। हिंदी आपको समझना पड़ेगा। हिंदी क्या मैं बता रहा हूँ कि किसी वर्ड्स का कलेक्शन होता है, आपको लैंग्वेज के सेंस को समझना पड़ता है, तभी आप उसको आंसर करोगे कि जो लिखा गया वर्ड्स, कोई टर्म लिखी गई है, जो पैराग्राफ लिखा गया है, पढ़ने के बाद तो पता चल पाएगी किस पर लिखा गया था पैराग्राफ, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये आती है, देखो इसमें क्वेश्चन जो होते हैं एक इसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है जैसे मान लो एक पूरा पैसेज देखना है, वन पैसेज में दूसरे में कहता है इसलिए कि ऐसा छोटे छोटे पैराग्राफ लिखे जाते हैं, मान लो ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ लिखे जाते हैं, मान लो 5 पेजेस लिखने हैं, एक वन पैसेज कितने ग्राफ्स लिखे, यदि 5 पैराग्राफ्स लिखे, वन पैसेज दे रखा है, वन पैसेज दे रखे हैं, उसमें कम से कम आपको 5 पैराग्राफ दे रखे हैं, है ना, 5 पैराग्राफ दे रखे हैं। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, एक वन पैसेज दिया ना, 5 पैराग्राफ दे रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जो उसमें जो क्वेश्चन बताएंगे वो सीरीज में तो लॉजिकल हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, जाओ एक चाहे दूसरी बात पढ़, लेकिन जो फिर पैराग्राफ से कर दे या पहले पैराग्राफ से कर दे या तीसरे से कर दे, तो फिर इसलिए लॉजिकल सीक्वेंस होता है, ऐसा सीक्वेंस होता है जो पूछा जाएगा आपको हमेशा लॉजिकल सीक्वेंस होगा हमेशा। और जब भी इसमें जब भी कुछ चीज़ का पूछा है ना, हालांकि अपनी साइंस और लैंग्वेज समझ लें ना, क्या पहला स्टेप की लोग है कि पहले लैंग्वेज के सेंस को समझना है कि किस पे बात की जा रही है, फिर दूसरा आंसर, फिर दूसरा स्टेप है अब आंसर कैसे देना है, जो आंसर लिखो अब कोई भी आंसर कोई वो किसके सपोर्ट में है, यानी कोई पीछे भी आगे पीछे की बात मत करो, जो पूछा गया उसका सटीक आंसर दे बस, यानी जो उसके एक सपोर्टेबल आंसर देना है, इसका आंसर बेटा सपोर्टेबल आंसर, कैसा आंसर दो, न्यू एकदम उसका नियर आंसर दो, नियरेस्ट आंसर हो उसको, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ,
दोबारा से बता दूँ, कुछ 1 पैसेज दे रखा है, 5 ग्राफ रखने की। देखो क्वेश्चन का पूछेंगे तो सीक्वेंस होगा, हमेशा एकदम ना सीरीज में ना हो सकता। ये फिर इसलिए कि वो सीरीज में पूछा पहले कि पहले पैराग्राफ से पूछा गया, फिर दूसरे से पूछा गया, तीसरे से पूछा गया। लेकिन ये भी कभी कभी क्या होता है, जब भी ना तो स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं, या स्कूल से एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ऐसा होता है कभी जैसे क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन होगा ना तो साइड में ब्रैकेट लगा के क्या लिखेंगे, ये जो क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है, पैराग्राफ 1 से, 2 से, 3 से, किससे रिलेटेड है, ये सब लिख देते हैं। ये तो बात नहीं है, लेकिन मैं भी जो बता रहा सुनो कि जो भी आंसर दो ना बिल्कुल एकदम सपोर्ट का आंसर दो ना, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यानी कि जो को पैराग्राफ दे रखे हैं, एक पैसेज दे रखा है, उस पैसेज से कुछ जो भी पूछा गया हो, है ना, तो बस वही लिखने का है। बस समझ लीजिए, एकदम सेंटेंस छाप देने का नहीं है, बस एक ऑब्जेक्टिव होता है, तुम तो छाप यहाँ पर लिखनी होती है और फिर डायरेक्ट टिक मारो आगे, ऐसा होता है। लेकिन स्कूल से एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन से लिख देते हैं, उसके ब्रैकेट में लिख देंगे किससे रिलेटेड है, पैराग्राफ 1 से है, 2 से है, 3 से, 4, इस तरह से लिख देंगे। आपने किया होगा उसका पता भी होगा, इस तरह से भी होता है। तो स्कूल एग्जाम की बात हो गई, है ना। समझ में आ गया ना कि मैं तो पहले का सबसे जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको हमेशा मैं साइड में लिख देता हूँ, है ना। तो पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द ऊपर तो पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ लैंग्वेज को सेंस को समझ, सेंस ऑफ लैंग्वेज जो पूछा गया है, पहले ना एक डायरेक्ट आंसर में दो। दूसरी चीज होती है एकदम सपोर्टेबल आंसर, सपोर्ट आंसर, कैंसर आंसर होती है ना कि उसको पढ़े कि हाँ ये पूछा गया, अब ने उसका आंसर दे दिया, लेकिन हमेशा क्यों है, बस वो आंसर दिया क्यों है, किससे, बस वही बताना होता है इसमें। तो कैसे देना है, तो सपोर्टेबल आंसर दे देना है, सपोर्टेबल आंसर देना। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो ये करना है कि पहले लैंग्वेज के साइंस को समझ लो कि इसमें बात किसी करी गई है, वो समझ में आके दिमाग में बैठ गया, फिर उसका करना सपोर्टेबल आंसर देना। बस एक और फायदे उन चीज़ लिख दो कि जिससे आपका जो और जो कॉम्पिटिशन वाला सवाल आते हैं उसे कम समय में समझ आओ। देखो ये भी तीसरा भी ले लो कि मान लो तीसरा स्टेप मैंने ये ले लिया, स्टेप ले लो कि ना पहले तो अलग क्वेश्चन को रीड कर लो, ये भी सही बात है, रीड द क्वेश्चन, कि जब क्वेश्चन पढ़ो तो उसको फिर आंसर देगा डायरेक्ट। इससे क्या होता है ना, थोड़ा कि जो मैं टाइमिंग में बूस्ट होता है मेरा, इससे फ़ायदा क्या है, उसका टाइमिंग बूस्ट होता है, ना कि उसे कम टाइम में फटाफट कर लेते हैं, दूसरा टाइम ना डिक्रीज़ हो जाता है, टाइम बूस्ट होता हूँ, टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा आपका, डिक्रीज़ हो जाएगा टाइम आपका, जिससे अपना उसे कम से कम टाइम में उसको सॉल्व कर पाओ। ये कुछ 3-4 फायदे हैं जिससे आप यूज़ करते हुए, तो अगर ये लैंग्वेज का सेंस को समझ लिया, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है कि अब इसे ये एग्ज़ाम जाते कर दोगे। उसके लिए करना पड़ता है, एग्ज़ाम से पहले मान लो 6-7 महीने से पहले आप तैयारी बना के चलो। ये आपको सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको ताकि ये पहले सबको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको जल्दी से आपको ना ये सब जल्दी से समझ में नहीं आएगा, अगर ये समझ में नहीं आया तो ये आंसर नहीं दे पाओगे, है ना। अगर ये मान लो ये समझ में नहीं आया तो ये भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा है। अगर ये समझ में आएगा ये समझ आओगे, यानी दोनों ही डिपेंडेड है भैया, दोनों चीज़ हमेशा आपकी हमेशा मेन लेवल पर होनी चाहिए।
यही होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिशन से मेन शर्तें होती हैं। अगर सबको पूरी कर लेते हो तो किसी भी कॉम्पिटिशन को या कितना डिफिकल्टी वो आसानी से कर सकते हो, लेकिन ये सब करना जरूरी होता है। इसमें मेन दो हैं, ये और ये। ओके, आई वीडियो को समझ में आ गया। तो हमें कल कहते हैं एक और पैराग्राफ कर लेंगे, सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट एक ही बता दूँ, फिर मैं किस तरह सब कुछ चीज़ बता रहा हूँ फिर वहाँ पे अब जल्दी से उसे अप्लाई करने की कोशिश करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम अप्लाई करो थोड़ी सी दिक्कत है, जिसमें ये सब जितने होता है ना सब चीज़ें अप्लाई करना, तीनों मेथड्स अप्लाई करके देखना, ठीक है। इस सब कुछ चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिशन। आज बुक्स आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर सिर्फ वीडियो तो ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिशन में कुछ भी रिलेटेड डाउट है ना, तो उसे पूछ सकते हैं, आपका आंसर दे दूँगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करके गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।